जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी का 5वां वीडियोस पेश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्लाज्मोडेस्माटा को पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो से पहली वीडियो यानी कि पिछली वीडियोस पार्ट चौथे के अंदर हमने सेल वॉल को लेकर पढ़ा था, कोशिका भित्ति को लेकर पढ़ा था, है ना। तो पिछली वीडियोस जरूर देखिएगा, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका भित्ति पर अनेक प्रकार के जमाव होना, जैसे कि खनिज लवणों का जमाव होना, इसके बाद में सुबेरिन का जमाव होना, पेप्टिडोग्लाइकेन का जमाव होना, इस प्रकार से अनेक सारे जमाव जो कोशिका भित्ति पर होते हैं, जो कि जल के प्रति पारगम्य होते हैं या फिर अपारगम्य होते हैं, उन सारी जानकारी को हमने पिछले वीडियोज में जरूर डिस्कशन किया और उसका लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज के इस वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात रहेगी आज के इस वीडियोस में प्लाज्मोडेस्माटा। आज का ये वीडियो 5वां वीडियो दोस्तों। पिछली जितनी भी क्लासें हो चुकी हमारे सेल टॉपिक को हमने शुरू से लगाकर आज तक जितनी भी क्लासें हुई है, उन सभी क्लासों को देखना मत भूलिए। देखिए वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको अच्छी तरीके से विस्तारित तरीके से व्याख्या सहित दोस्तों समझाया गया अपने नोट्स तरीके से, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द क्या है? देखिए, कोशिका भित्ति लगातार न होकर कुछ जगह छोड़कर पाई जाती है, जिससे पास उपस्थित पादप कोशिका में जीव द्रव्य संबंध बन जाते हैं, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है, जैसे कि मैं बात करूं, ये है कोशिका। कोशिका के ऊपर 3 भित्तियां पाई जाती है ना। तो ये जो भित्तियां होती है, ये कुछ जगह है वो छोड़ छोड़ कर पाई जाती है इसकी भित्तियों में। तो यहाँ पर देखिए कि कोशिका भित्ति लगातार न होकर कुछ जगह छोड़कर पाई जाती, कुछ जगह छोड़कर पाई जाती, जिससे पास उपस्थित, यानी कि ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये पास पास में, यानी कि पास में उपस्थित कोशिका में, देखिए, जिससे पास उपस्थित पादप कोशिका में जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि इनके चारों और अनेक सारी कोशिकाएं हैं। यहाँ पर क्या, कोशिका भित्ति लगातार न होकर कुछ जगह छोड़कर पाई जाती है, यानी कि एक तो कोशिका भित्ति यहाँ है, एक कोशिका, और एक कोशिका यहाँ पर है, कोशिका भित्ति की, है ना। तो इन दोनों के बीच में जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाते हैं। एक बार पुनः पढ़िए कि कोशिका भित्ति लगातार न होकर कुछ जगह छोड़कर पाई जाती है, जिससे पास उपस्थित पादप कोशिका में जीव द्रव्य संबंध बन जाते हैं। पास उपस्थित यानी कि एक ये कोशिका है और एक ये कोशिका, इन दोनों के बीच में जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक बार और इसको डिस्कशन के साथ में और अधिक तरीके से समझा देते हैं। जैसे कि एक ये कोशिका है और इसी के पास में एक ये कोशिका है, इसी के पास में एक ये कोशिका है ना। तो देखिए यहाँ पर बीच में जगह है, तो इस जगह पर इस प्रकार से नलियां बन जाएगी, एक कनेक्शन बन जाएगा, जिससे पास उपस्थित पादप कोशिका में जीव द्रव्य, यानी कि इसका जीव द्रव्य है, इसमें जो भी जीव द्रव्य, इसमें जितना भी कोशिका के अंदर मटेरियल है, वो पास वाली कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है और एक जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः, 2 कोशिकाएं, पादप की कोशिका भित्ति में पास पास उपस्थित 2 कोशिकाएं, जिसके बीच में जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाता है ना। तो उसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था, इसको अपनी नोट्स कॉपी में उतारें कि कोशिका भित्ति लगातार न होकर कुछ जगह छोड़ छोड़ कर पाई जाती है, जिससे पास उपस्थित कोशिकाओं में क्या हो जाता है, जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर अपनी नोट्स कॉपी में इसे उतारें। तो चलिए हम लोग आगे अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़े। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है प्रोटोप्लास्ट। देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट वह कोशिका जिस पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखिए एक कोशिका होती है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति 3 होती है, मध्य पटलिका होती है, इसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है और उसके बाद में द्वितीय कोशिका भित्ति होती है। यानी कि कोशिका के ऊपर, इस सेल के ऊपर 1, 2 और 3 अगर कोशिका भित्ति की लेयर पाई जाती है, वो होती है पादप के अंदर। लेकिन वे कोशिकाएं जिस पर
कोशिका भित्तियां है वो नहीं पाई जाती। केवल और केवल ये एक लाइन होती है जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोशिका भित्तियां, ये भित्तियां है वो इसमें अब्सेंट होती है, नहीं होती है। तो वो होती है दोस्तों कोशिकाएं। जंतु की कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप की कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। यहाँ पर देखिए प्रोटोप्लास्ट, वह कोशिका जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाती है। कितनी सिंपल परिभाषा है कि वे कोशिकाएं जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। वे कोशिकाएं जिस पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम लोग आगे अगले पॉइंट की। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट रहेगा जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है, देखिए कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला केंद्रक और कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य कहलाते हैं। अब जीव द्रव्य को सबसे पहले हम जानेंगे, बाद में इसकी खोज को बताएंगे। देखिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये मान लो कि कोशिका है, कोशिका झिल्ली ये कोशिका है, कोशिका के ये चारों ओर आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये ब्लैक ब्लैक आपको लाइन नजर आ रही है, इसके भीतर भीतर जो भी माल मसाला होगा उसको जीव द्रव्य कहेंगे। लेकिन कोशिका झिल्ली है, इसके चारों ओर अगर आपको और भित्तियां दिखाई दे तो वो हो जाएगी कोशिका भित्ति। लेकिन यहाँ कहा है कि कोशिका झिल्ली यानी कि सबसे पहला भाग कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक होगा और साथ साथ में कोशिका द्रव्य यानी कि इसमें पाया जाने वाला मैटर, पानी, कोशिका के अंदर वाला पानी, और केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होते हैं ना, तो आप जानते हैं। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। हो गया क्लियर। जीव द्रव्य क्या है कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक और कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए अब आते हैं इसकी खोज के बारे में। आखिरकार इस जीव द्रव्य की खोज किसने की, देखिए डुजार्डिन, क्या लिखा है, डुजार्डिन या फिर डुजार्डे के द्वारा जीव द्रव्य की खोज की। देखिए एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आते हैं, या तो आएगा डुजार्डिन या फिर डुजार्डे, दोनों ऑप्शंस सही रहेंगे। देखिए और ये शब्द, इस जीव द्रव्य शब्द को किसने दिया था, तो पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य शब्द है वो दिया गया। अब वही जानकारी है कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक और कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई, डुजार्डिन या फिर डुजार्डे के द्वारा की गई थी। और इस शब्द को किसने दिया था, इस शब्द को पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाला मैटर क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य, है ना। ध्यान रखना इस छोटी छोटी बातों को एग्जाम में व्याख्या सहित प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती है। दोस्तों ऐसे टॉपिक आपको नजर आते हैं तो निम्न में से जीव द्रव्य का उदाहरण है या फिर जीव द्रव्य को स्पष्ट करता है, तो देखिए ये परिभाषा सीधी सीधी आ सकती है। जीव द्रव्य की खोज करता डुजार्डिन या फिर डुजार्डे, जीव द्रव्य शब्द है वो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। बस इतनी सी जानकारी। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, अपनी नोट करें। दोस्तों अभी हमने जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा था कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक और कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो जीव द्रव्य होता क्या है, अगर कोई कोशिका है और उसके अंदर केंद्रक उपस्थित है और कोशिका द्रव्य उपस्थित है, यानी कि उसका पानी, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो उपस्थित है और उसका केंद्रक उपस्थित है, तो उसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानेंगे। अगर किसी कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य पानी भरा हुआ है उसको हम जीव द्रव्य कहेंगे। तो केंद्रक और ये द्रव्य, जीव द्रव्य के घटक कौन कौन से होते हैं, सवाल बन जाता है। जीव द्रव्य के घटक कितने होते हैं, तो जीव द्रव्य के घटक है वो 2 होते हैं। अगर परिभाषा को ढंग से समझाए तो ये हो जाएगा आंसर, केंद्रक और कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य के घटक होते हैं। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य से जीव द्रव्य का निर्माण होता है, तो यही इसके घटक हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सबसे पहली बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिकाओं का जैविक आवरण होता है। कोशिकाओं का जैविक आवरण किसको कहेंगे, जीव द्रव्य को कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे। पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जीव द्रव्य
कोशिका झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा कहा गया? तो प्लव के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? प्लव के द्वारा। अंतर्गमन और बहिर्गमन का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, ये अंतर्गमन यानी कि कोशिका के अंदर आने का और कोशिका से बाहर जाने का, किसका? पदार्थों का। तो कोशिका झिल्ली है वो अंतर्गमन यानी कि अंदर आना और बहिर्गमन यानी कि बाहर जाना का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली है वो किसी भी पदार्थ को अगर हम अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो जैसे कि किसी भी पदार्थ को यहाँ पर वैसलीन को लगाए तो वैसलीन है वो अंदर जा सकती है, इन कोशिकाओं के अंदर जा सकती है। और अगर कोई रिएक्शन हो गया है इस चमड़ी के अंदर, तो वो कोशिकाओं से पदार्थ है वो बाहर भी आ सकता है। यानी कि कोशिकाओं के अंदर जाना और बाहर जाना, ये कार्य कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करती है, कोशिका झिल्ली करती है। अब देखिए, चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है वो उसी पदार्थों को शरीर के अंदर जाने देगा जो सही होंगे, शरीर के लिए लाभदायक होंगे। व्यर्थ पदार्थों को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, अंदर नहीं जाने देता, अंदर प्रवेश नहीं करने देता, तो चयनात्मक चयन करके जाने देता है। यानी कि चयनात्मक पारगम्यता का कारण कार्य कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करती है। एक बार पुनः देखिए, कोशिका झिल्ली कोशिकाओं का जैविक आवरण होता है। कैसे? देखिए, पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप और जंतु कोशिकाओं को आप किस प्रकार से पहचानोगे? तो देखो, एक ये कोशिका है और एक ये कोशिका है, दोनों सेम टू सेम कोशिका है। अगर किसी कोशिका के अंदर एक और इस प्रकार की लाइन बन जाए तो वो हो जाएगी पादप कोशिका, क्योंकि कोशिका के अंदर है वो इस प्रकार से। अगर पादप की कोशिका है तो उसके ऊपर भित्तियां होगी, ये केवल कोशिका झिल्ली है। ये सबसे पहला भाग जो होता है उसको कहेंगे कोशिका झिल्ली, और अगर दूसरा भाग और गहरा बन गया तो उसको कहेंगे कोशिका भित्ति, यानी कि भित्त का कार्य करेगी, एक सुरक्षा का कार्य करेगी। तो सबसे पहली है ये क्या हो जाएगी? कोशिका झिल्ली हो जाएगी। सबसे पहली है ये क्या हो जाएगी? कोशिका झिल्ली हो जाएगी। तो ये पादप की कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है, और ये जंतु की कोशिका है यानी कि हमारी कोशिका ये है, यानी कि इसके अंदर भित्तियां नहीं पाई जाती। पादप के अंदर भित्तियां पाई जाती है जो उसको सुरक्षा करती है, लेकिन हमारे अंदर कोशिका भित्तियां नहीं पाई जाती, हमारे अंदर झिल्लियां होती है। देखिए, ये झिल्ली है, ये झिल्ली है, यानी कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में, ये पादप और ये जंतु दोनों कोशिकाओं में झिल्लियां तो पाई जाती है, लेकिन भित्तियां है वो पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों, ध्यान से सुनो, इसमें भी झिल्ली उपस्थित है और इसमें भी झिल्ली उपस्थित है। तो पॉइंट बन गया कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन? कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। समझ गए पॉइंट को? अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए, कोशिकाओं का जैविक आवरण। मान लो कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर किसको भेजना है और किसको बाहर निकालना है, यानी कि एक जीवित व्यक्ति की तरह कार्य करती है, एक चयन की तरह कार्य करती है, चयनात्मक कार्य करती है, अंतर्गमन और बहिर्गमन का कार्य करती है। अगर कोई जिंदा व्यक्ति की तरह कार्य करती है तो वो कौन हो जाएंगी? जैविक आवरण हो जाएगा, यानी कि जंतुओं का जीवित आवरण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोशिका झिल्ली कोशिका का जीवित आवरण हो जाएगा, जैविक आवरण हो जाएगा। समझ गए? फिर आता है कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, या फिर किसने कहा था? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली किस व्यक्ति ने कहा था? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली प्लव के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? प्लव के द्वारा कहा गया था। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्गमन और बहिर्गमन, किसको अंदर जाने देना है और किसको बाहर जाने देना है, ये कार्य कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है, अंतर्गमन और बहिर्गमन का कार्य करती है। फिर चयनात्मक पारगम्यता, यानी कि किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है, यानी कि चयन करके जाने देती है। तो कौन जाने देती है? ये हमारी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। देखिए, समझ गए अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अब दोस्तों हम लोग कोशिका झिल्ली के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली के सिद्धांतों को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरणों को, अलग अलग सिद्धांतों को दिए गए, जिसको लेकर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला लिपोइडल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोशिका झिल्ली की सिद्धांत। अभी हमने पढ़ा था कोशिका की झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली है क्या, इसके बारे में समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला है लिपोइडल सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? ओवरटॉन के द्वारा लिपोइडल सिद्धांत दिया गया। इकाई कला सिद्धांत, इकाई कला का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्टसन के द्वारा इकाई कला का सिद्धांत दिया गया। अब दोस्तों ये एग्जाम में जो सवाल है वो सीधे सीधा भी आ सकता है कि लिपोइडल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ओवरटॉन के द्वारा लिपोइडल सिद्धांत दिया गया। इकाई कला मॉडल सिद्धांत रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। अब देखिए सैंडविच मॉडल का सिद्धांत किसने दिया, या फिर सैंडविच मॉडल निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? तो हो जाएगा डेविसन और डेनियल के द्वारा। डेविसन और डेनियल के द्वारा सैंडविच मॉडल दिया गया। फिर आता है तरल मोज़ेक मॉडल। देखिए दोस्तों ये तो दोनों फेमस सिद्धांत है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम अध्ययन करेंगे, इसका विस्तार से व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डेविसन और डेनियल के द्वारा। और तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया। अब देखिए दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है, इसको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। लिपोइडल सिद्धांत ओवरटॉन के द्वारा, इकाई कला मॉडल या फिर इकाई कला सिद्धांत रॉबर्टसन के द्वारा, सैंडविच मॉडल डेविसन व डेनियल के द्वारा, तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी नोट्स कॉपी में से उतारें आगे। अब दोस्तों हम कोशिका झिल्ली के सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सिद्धांत आता है सैंडविच मॉडल। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सैंडविच मॉडल, और इसको ही हम क्या कह सकते हैं? इकाई कला मॉडल। इकाई कला का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डेविसन और डेनियल के द्वारा दिया गया। सैंडविच मॉडल डेविसन और डेनियल ने दिया। इसके बाद में ये सैंडविच मॉडल है क्या? इसके अनुसार यानी कि डेविसन और डेनियल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में प्रोटीन की 2 परतें पाई जाती है, जिसके मध्य में लिपिड का मसाला पाया जाता है। अर्थात इन्होंने झिल्ली की संरचना की तुलना सैंडविच से की। ये क्या है? एक सैंडविच है जिसके अंदर ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत, इसके बीच में मसाला भरा होता है जिसको दबा के खाया जाता है। यानी कि ऊपर ये वाली ये और नीचे वाली परत है ये, इन दोनों के बीच में मसाला होता है, ये बड़ा मसाला है। यानी कि ऊपर वाली परत को प्रोटीन कहा और नीचे वाली परत को प्रोटीन कहा, और बीच में जो मसाला है इसको लिपिड कहा। यही लिखा गया है कि डेविसन और डेनियल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में प्रोटीन की 2 परतें पाई जाती है। पहली परत, दूसरी परत, ये प्रोटीन की 2 परतें पाई जाती है, जिसके इसके मध्य में लिपिड का मसाला पाया जाता है। यहाँ पर लिपिड का मसाला पाया जाता है। अर्थात इन्होंने झिल्ली की संरचना की तुलना सैंडविच से की। किस सिद्धांत में कोशिका झिल्ली की तुलना सैंडविच से की गई है? तो सैंडविच मॉडल में सैंडविच से क्या की गई? इसकी तुलना की गई। किसके द्वारा? डेविसन और डेनियल के द्वारा दी गई है। और इसमें 2 प्रोटीन की परत होती है और एक लिपिड की परत होती है। इसमें साइज को बताया गया है। प्रोटीन की परत की यहाँ पर साइज है दोस्तों 20 एंगस्ट्रॉम, और नीचे वाली प्रोटीन यानी कि दोनों प्रोटीन की साइज है वो 20 एंगस्ट्रॉम रहेगी, और 20 में जो लिपिड है इसकी साइज रहेगी 20 से 35 एंगस्ट्रॉम तक रहेगी। अगर डीप में पूछा जाए तो, अगर पूछा जाए कि एक कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, तो 70 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए यहाँ पर एक रॉबर्टसन व्यक्ति आया। इस रॉबर्टसन ने कहा कि कोशिका झिल्ली में 2 प्रोटीन की परत पाई जाती है और एक लिपिड की परत पाई जाती है। प्रोटीन की 2 परतें होती है जो कि 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती है। किसने कहा? रॉबर्टसन ने कहा। और बीच वाली परत लिपिड होती है जिसकी आकार कितना होता है? मोटाई 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होता है। तो रॉबर्टसन ने ये बात बताई कि कोशिका झिल्ली में 2 प्रोटीन की परत पाई जाती है जो कि 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती है। बीच में मध्य में लिपिड की परत पाई जाती है जो कि 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इसी बात को इकाई कला
मॉडल के नाम से जाना गया। बस रॉबर्टसन ने कोई ज़्यादा खास बात नहीं बताई, उसने केवल यही बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो सैंडविच मॉडल के अनुसार ही उसने कहा कि प्रोटीन की 2 परतें होती हैं और उसके बीच में लिपिड पाया जाता है, वही इकाई कला मॉडल के रूप में चला गया। और ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। अभी हमने लिख दिया है। अब दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि रहेगा तरल मोजेक मॉडल। इसको आप अपनी नोट्स कॉपी में उतारें कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, और इसको भी लिख सकते हैं, ये रॉबर्टसन के द्वारा, ये लिख दिया होगा, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत है तरल मोजेक मॉडल। देखिए तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। अब तरल मोजेक मॉडल क्या कहता है? देखिए सिंगर और निकोलसन के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की एक परत पाई जाती है जिसमें प्रोटीन बिखरी अवस्था में होती है। देखिए क्या कहना चाहता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की एक परत पाई जाती है जिसमें प्रोटीन बिखरी अवस्था में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आपको वसा भी दिख रही होगी और प्रोटीन भी दिख रही होगी। अब दोस्तों इस डायग्राम को समझिए। सबसे पहले आपको ये कील टाइप दिखाई दे रही है, ये कील टाइप, ये तो वसा रहेगी, ये प्रोटीन रहेगा, ये वसा रहेगी, ये प्रोटीन रहेगा, ये वसा रहेगी, ये प्रोटीन रहेगा। यानी कि जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है ये तो क्या है? प्रोटीन है, और जो कील टाइप है वो वसा है। ठीक है, तो ये बीच में है, ये आंतरिक प्रोटीन रह जाएगी, और ये बाहरी है, ये बाहरी प्रोटीन के रूप में हो जाएगी। देखिए परिधीय प्रोटीन, ये अंदर है वो आंतरिक प्रोटीन है, और ये वसा है और प्रोटीन है बीच में। तो ये क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की एक परत पाई जाती है, वसा की एक परत पाई जाती है जिसमें प्रोटीन बिखरी अवस्था में पड़ा रहता है। तो वसा की परत है, ये देखिए वसा की एक परत है। ठीक है, वसा की एक परत, इसमें प्रोटीन है वो बिखरी अवस्था में पड़ा है। तो यही कहना चाहता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की एक परत पाई जाती है, वसा की एक परत पाई जाती है, उसमें प्रोटीन बिखरी अवस्था में पड़ी रहती है। तो वही हमारा तरल मोजेक मॉडल के नाम से जाना जाएगा। अब वसा कितनी होती है, प्रोटीन कितनी होती है, ये भी जानकारी है डिटेल में। देखिए प्रोटीन की बात करें तो 60% प्रोटीन होती है तरल मोजेक मॉडल में। तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत के अनुसार प्रोटीन की प्रतिशत में संख्या कितनी होती है, प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो 60% प्रोटीन होता है। इसके बाद में वसा की जानकारी भी लेंगे। देखिए सबसे पहले 60% रहेगा, और प्रोटीन है यहाँ पर 2 प्रकार की है, एक आंतरिक प्रोटीन है, एक परिधीय प्रोटीन है। आंतरिक प्रोटीन है और एक परिधीय प्रोटीन है। आंतरिक प्रोटीन वसा के अंदर पाई जाती है। ये देखिए ये वसा है, वसा के भी अंदर ये आंतरिक प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि बीच वाली ये वो आंतरिक प्रोटीन है, इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई बाहरी वसा के बीच में आया हुआ है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो यही वही बात कह रहा है कि वसा के अंदर पाई जाती है, वसा के अंदर वाले भाग में पाई जाती है, इसलिए इसको आसानी से अलग है वो नहीं कर सकते। यानी कि ये बीच में इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह परिधीय यानी कि परिधीय प्रोटीन परिधीय भाग में पाई जाती है, यानी कि बाहर वाली भाग में पाई जाती है परिधीय प्रोटीन, जिसे आसानी से अलग है वो किया जा सकता है। जो बाहर है उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये है तरल मोजेक मॉडल, जिसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है, और 40% कितनी होती है? यहाँ पर वसा होती है, 40% वसा पाई जाती है। अब दोस्तों वसा के लिए एक और थोड़ा बहुत यहाँ पर व्याख्या लिख देते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। अपनी नोट्स कॉपी में बिल्कुल वीडियोज को रोक कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हमने तरल मोजेक मॉडल में प्रोटीन की बात कर ली कि प्रोटीन 60% तक पाया जाता है। आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन के रूप में होता है। आंतरिक प्रोटीन है वो जल्दी से टूटता नहीं है, यानी कि एक स्थायी के रूप में होता है, और बाहरी प्रोटीन जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वसा के बारे में। वसा कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर 40% या फिर इसको थोड़ा बहुत कम यानी कि 39% तक, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 0.01% यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसकी संख्या घट जाती है। लेकिन हमने प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन तो कितना था हमारा? 60% था, फिक्स था। लेकिन यहाँ पर वसा पीछे वसा कितना बचता है? 40% बचता है। लेकिन वसा में और भागा जाता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि 1% तक, यानी कि 39% यहाँ पर कितना रहेगा? यहाँ पर 39% किसका रहेगा? वसा का। तो तरल मोजेक मॉडल में
वसा का कितना परसेंट है, तो हो जाएगा 39%, और कार्बोहाइड्रेट का 1% रहेगा, 0.01% ये मान सकते हैं। वसा के अणु दो प्रकार के दो भागों में बांटे गए। अभी हमने तरल मोजेक मॉडल की बात की थी, जिसके अंदर एक कील, एक वसा, एक वसा प्रोटीन, वसा प्रोटीन, वसा प्रोटीन, फिर वसा प्रोटीन, वसा प्रोटीन, वसा प्रोटीन, इस प्रकार से था। इसके बीच में प्रोटीन थी, इसके चारों ओर भी इस प्रकार से पूंछ वाली प्रोटीन थी, यानी कि बाहरी परिधीय प्रोटीन के रूप में थी, ठीक है नहीं थी। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये प्रोटीन और वसा का है, तो हम इसको कहते थे प्रोटीन प्लस वसा का भाग कहते थे। इसको, ये बीच वाली है, इसको क्या कहते थे, आंतरिक प्रोटीन कहते थे, ठीक है। अब इसको कहेंगे बाहरी प्रोटीन या फिर परिधीय प्रोटीन कहते थे, ठीक है। अब वसा या फिर लिपिड 39% है, तो ये किलो वाली संख्या, ये क्या है, वसा है, और इसकी संख्या कितनी है, 39% है। यहाँ पर शीर्ष वसा यानी कि ऊपर वाली वसा और पूंछ वसा यानी कि नीचे वाली वसा, ऊपर वाली वसा, शीर्ष वसा, नीचे वाली वसा, पूंछ वसा, शीर्ष वसा, पूंछ वसा, यानी कि लिपिड वसा, फैट। वसा के दो प्रकार के अणु दो भागों में बांटा गया है, शीर्ष भाग और पूंछ भाग। शीर्ष भाग ये जल सनही होता है, यानी कि ये डायग्राम के अंदर ऊपर वाला ये वसा का पार्ट है, ऊपर वाली कील है, ये तो क्या है, जल सनही है, यानी कि जल को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जो आंतरिक यानी कि नीचे वाला भाग है, ये है पूंछ भाग है, ये जल विरागी होता है, यानी कि ये जल से द्वेष करता है, यानी कि जल को अपनी ओर आने नहीं देता है, जल से दूर रहता है ये, और ये जल के निकटता रखता है। ये जल रागी और ये जल विरागी वसा के रूप में है, दो भागों में वसा को बांटा गया है। ये दोस्तों तरल मोजेक मॉडल है। इसको समझने में एक और वीडियो में आपके लिए इस तरल मोजेक मॉडल को लेकर लाऊंगा, लेकिन अपने मेंस एग्जाम के लिए इतना भी दोस्तों डीपली प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अपने मेंस को लेकर हमने प्री को क्लियर किया, इसलिए मेंस को लेकर अपने सीरियस हो जाना है, कहीं से भी सवाल उठ सकता है। हम लोग 10th तक नहीं 12th तक जा रहे हैं इस अपने मेंस एग्जाम के लिए, कहीं से भी सवाल आ सकता है, इसलिए जो भी अपने मेंस एग्जाम में इंक्लूड हो सकता है 12th की चीज़ें, तो उनको हम लेकर चल रहे हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली के सिद्धांतों को हमने पढ़ा लिया है ना, तो देखिए सैंडविच मॉडल पढ़ा लिया, तरल मोजेक मॉडल पढ़ा लिया, ये दोस्तों हमने पढ़ लिए। इसके बाद में कोशिका झिल्ली के सिद्धांतों को पढ़ लिए इस प्रकार से, है ना। जैसे कि इकाई कला मॉडल किसने दिया, तो रॉबर्टसन ने दिया था। फिर तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इस प्रकार से हमने दोस्तों जितने भी नोट्स में इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से व्याख्या सहित आपके लिए पेश हो गई है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली के रूपांतरण को लेकर। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी अभी तक भी बाकी हैं, हमारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी बातें बताई गई हैं आप जरूर पढ़िएगा उसको, और अपना समर्थन जरूर रखें, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम का लिंक है ना। ये सभी आप दोस्तों सेवाएं ले सकते हैं। आपको जितनी भी आवश्यकता होगी आप अपने कमेंट को जरूर पेश कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देवे। जय हिंद, जय भारत।